24 नवंबर 1971 अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ्लाइट पोर्टलैंड शहर से टेक ऑफ करती है। ये एक बड़ी छोटी सी सिर्फ आधे घंटे की फ्लाइट थी जो पास ही के सिएटल शहर जा रही थी। इस फ्लाइट में ज्यादा लोग भी नहीं बैठे थे, सिर्फ 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। लेकिन ये सब लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आज इसी फ्लाइट के अंदर एक हाईजैकर भी मौजूद है, एक आदमी जिसका नाम डीबी कूपर है। दिखने में यह हाईजैकर बिल्कुल एक नॉर्मल बिजनेसमैन जैसा लगता है, सूट पहना हुआ, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट्स, उम्र लगभग मिड 40s के आसपास। लेकिन यह आदमी जानबूझकर प्लेन के बिल्कुल आखिरी रो में बैठा होता है, सीट नंबर 18E। जैसे ही हवाई जहाज उड़ान भरता है, यह आदमी वहां मौजूद एक एयर होस्टेस को अपना इंट्रोडक्शन देता है। कहता है, मेरा नाम डैन कूपर है। उस एयर होस्टेस का नाम था फ्लोरेंस शेफनर। कूपर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ फ्लोरेंस को एक नोट देता है। फ्लोरेंस एक 23 साल की यंग लड़की थी। उसे लगा शायद ये पैसेंजर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो नोट ले लेती है और बिना पढ़े अपने पास रख लेती है। लेकिन कूपर उसे तुरंत कहता है, मिस, मुझे लगता है आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए क्योंकि मेरे पास एक बॉम्ब है। फ्लोरेंस जब वो नोट खोलती है तो उसमें बड़ी नीट हैंडराइटिंग में क्लियरली लिखा होता है, मिस, आई हैव ए बॉम्ब इन माई ब्रीफकेस एंड आई वांट टू सिट बाय मी। फ्लोरेंस चुपचाप कूपर के साइड में बैठ जाती है, लेकिन उसे अब भी पूरा यकीन नहीं होता कि सच में इसके पास बॉम्ब होगा। तब कूपर अपना सूटकेस खोलता है और उसे सामने दिखा देता है। सूटकेस के अंदर कुछ लाल रंग के सिलेंडर्स, वायर्स और एक बड़ी सिलिंड्रिकल बैटरी रखी होती है। अब कोई डाउट नहीं बचता, यह बॉम्ब ही था। यह प्लेन हाईजैक हो चुका था। कूपर अब अपनी डिमांड्स बताता है, मुझे $2 लाख चाहिए आज शाम 5 बजे तक, वो भी कैश में। सारे पैसे एक बैग में होने चाहिए, साथ ही 2 फ्रंट पैराशूट्स और 2 बैक पैराशूट्स। और जब प्लेन लैंड करे तब एक फ्यूल ट्रक रेडी होना चाहिए प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए। और फिर एक वार्निंग देता है, कोई भी अजीब हरकत करने की कोशिश मत करना वरना मैं पूरा प्लेन उड़ा दूंगा। प्लेन में बैठे बाकी पैसेंजर्स अभी भी सबसे अनजान थे और फ्लोरेंस चाहती भी नहीं थी कि किसी को भी यह बात का पता चले, इसीलिए वो चुपचाप कॉकपिट में जाती है और पायलट्स को कूपर का नोट दिखा देती है। एक दूसरी एयर होस्टेस टीना मैकलो को भी इन्फॉर्म किया जाता है और वो अब कूपर के पास जाकर बैठ जाती है। इन दोनों एयर होस्टेस की मदद से कॉकपिट और कूपर के बीच कांटेक्ट बना रहता है। पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताते हैं और बात पहुंच जाती है एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोप तक। डोनाल्ड नायरोप यहाँ डिसीजन मेकर थे और वे क्लियर डिसीजन लेते हैं। हाईजैकर के साथ फुल कंप्लायंस दिखाई जाएगी, जो भी कूपर मांग रहा है उसकी सारी डिमांड्स पूरी की जाएगी। FBI के साथ कोऑर्डिनेट करके सिएटल के एक बैंक से $2 लाख अरेंज किए जाते हैं और उन पैसों के बंडल में एक खास बात होती है जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर जरूर उठता है, आखिर एयरलाइन के प्रेसिडेंट ने हाईजैकर के साथ कोऑपरेट करने का डिसीजन क्यों लिया? इसके पीछे सिर्फ एक वजह थी, रेप्यूटेशन। वो नहीं चाहते थे कि हाईजैकर की खबर दुनिया भर में फैल जाए और कंपनी को नुकसान हो। इसलिए इस पूरे इंसिडेंट को दबाए रखने के लिए वो हाईजैकर की डिमांड्स मानने के लिए तैयार थे। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि पैसे अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन ये फ्लाइट तो सिर्फ आधे घंटे की थी। इसलिए पायलट्स को कहा जाता है कि सिएटल के आसपास प्लेन को हवा में ही घुमाते रहो जब तक पैसे रेडी नहीं हो जाते। आधे घंटे की फ्लाइट धीरे धीरे 3 घंटे की फ्लाइट बन जाती है। पैसेंजर्स को अनाउंस किया जाता है कि कुछ माइनर टेक्निकल डिफिकल्टीज है, इसलिए हम थोड़ी देर ऊपर ही रहेंगे। और फाइनली शाम 5:39 पर प्लेन सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। प्लेन को मेन टर्मिनल से दूर पार्क किया जाता है। सिर्फ एक एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव पैसा और पैराशूट लेकर प्लेन के पास आता है। जैसे ही चारों पैराशूट्स और पैसों का बैग कूपर को दे दिया जाता है, वो सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को प्लेन छोड़ने की इजाजत दे देता है। सिर्फ टीना मैकलो प्लेन के अंदर रह जाती है। प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है और फ्लाइट दोबारा टेक ऑफ करती है। इस बार प्लेन में सिर्फ पायलट्स, कूपर और टीना मौजूद होते हैं। कूपर पायलट्स को इंस्ट्रक्शन देता है, प्लेन को मेक्सिको सिटी की तरफ ले जाओ, प्लेन को 10,000 फीट की हाइट पर रखो, विंग्स 15 डिग्री पर सेट रखो और स्पीड जितनी हो सके उतनी स्लो रखो। पायलट समझाते हैं कि इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ मेक्सिको सिटी तक पहुंचना इम्पॉसिबल है क्योंकि प्लेन में इतना फ्यूल ही नहीं है। लेकिन कूपर बिल्कुल शांत रहता है, कहता है, जैसा मैंने कहा है वैसे ही उड़ाते रहो।
अब आगे जो होता है वो बिल्कुल अनबिलीवेबल है, किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। कूपर टीना को कहता है कि वो कॉकपिट में चली जाए और डोर को लॉक कर ले। अब पूरे प्लेन के पीछे सिर्फ कूपर अकेला रह जाता है। वो अपना पैराशूट निकालकर जंप की तैयारी करता है। कुछ ही मिनट्स बाद कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट फ्लैश करती है। ये उस जमाने की बोइंग 727 प्लेन की एक खास बात थी। इन प्लेन्स में पीछे एक आफ स्टेयरकेस होता था जो हवा में ही खोला जा सकता था। कूपर इसी स्टेयरकेस को खोलता है और पैराशूट और पैसों के साथ प्लेन से बाहर छलांग लगा देता है। पायलट्स और टीना ये होता हुआ नहीं देख पाते क्योंकि वो कॉकपिट के अंदर लॉक्ड होते हैं और उस जमाने में कॉकपिट के दरवाजे पर बाहर देखने के लिए कोई होल या विंडो नहीं होती थी। शाम 8:13 पर पायलट नोटिस करते हैं कि प्लेन का पिछला हिस्सा अचानक ऊपर की तरफ टिल्ट करता है। पायलट्स को प्लेन को दोबारा से रिकैलिब्रेट करना पड़ता है, यानी रीलेवल करना पड़ता है। इसके बाद प्लेन को नेवाड़ा के रेनो शहर में लैंड करा दिया जाता है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और प्लेन की पूरी तलाशी होती है, लेकिन कूपर का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता। प्लेन के अंदर से सिर्फ कुछ चीजें मिलती है, एक टाई जिसमें क्लिप लगी होती है, कुछ पैराशूट्स के फटे हुए टुकड़े जिन्हें कूपर ने पैसों के बैग को कवर करने के लिए यूज किया था, कुछ पर्सनल आइटम्स जैसे कि सिगरेट्स। उस जमाने में एरोप्लेन में स्मोकिंग अलाउड होती थी। This is D.B. Cooper's ticket in the name of Dan Cooper. He needed a way to secure the money on his bag. इन्वेस्टिगेटर्स और गहराई से सब कुछ चेक करते हैं और उन्हें मिलते हैं 66 ऐसे फिंगरप्रिंट्स जो ना किसी क्रू मेंबर्स के थे और ना ही किसी पैसेंजर्स के। लेकिन वो सूटकेस जिसमें बॉम्ब था, पैसों का बैग और पैराशूट्स सब कुछ गायब था, बिल्कुल कूपर की तरह। उसी दिन से FBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी कूपर को ढूंढने के लिए, लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। यह इन्वेस्टिगेशन पूरे 45 सालों तक चलती है और 2016 में इसे ऑफिशियली खत्म कर दिया जाता है। लेकिन बहुत से सवाल आज भी अधूरे हैं। आज तक के इतिहास का ये एक ऐसा लौता हाईजैक है जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। FBI की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज। आखिर कूपर कौन था, उसके साथ आगे क्या हुआ और क्या वो पैसा पुलिस कभी रिकवर कर पाई? सवाल बहुत सारे हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे इंसिडेंट के बारे में दो चीजें सबसे ज्यादा शॉकिंग है। पहली, इस पूरे हाईजैक के दौरान प्लेन में बैठे बाकी किसी भी पैसेंजर को यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है। ना कोई शोर, ना कोई पैनिक, ना कोई हंगामा। और जब फ्लाइट लैंड करती है तो सब लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से प्लेन से उतर जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ना कोई मारा गया, ना इंजर्ड हुआ। एविएशन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था और इसी वजह से बहुत से लोग इस हाईजैक को द परफेक्ट क्राइम भी कहते हैं। इस पूरे कंट्रोल का क्रेडिट अक्सर सिर्फ एक इंसान को दिया जाता है, एयर होस्टेस टीना मैकलो। टीना ही वो थी जो कूपर के पास पूरा टाइम बैठी रही, उसकी बातें सुनती रही, उसकी डिमांड्स को कामली रिलाई करती रही और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसने कभी भी प्लेन के अंदर पैनिक क्रिएट नहीं होने दिया। अगर टीना एक मोमेंट के लिए भी घबरा जाती तो पूरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहीं से दूसरी इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है, हाईजैकर का नाम, जिसे दुनिया आज DB कूपर के नाम से जानती है। उसने अपना नाम नोट में लिखा था डैन कूपर, तो फिर डैन कूपर DB कूपर कैसे बन गया? इसके पीछे कोई मास्टर प्लान नहीं था, कोई सीक्रेट कोड भी नहीं था। यह सिर्फ एक जर्नलिस्टिक मिस्टेक है। हाईजैक के बाद जब न्यूज़ ब्रेक हुई तो एक रिपोर्टर पुलिस सोर्सेज से बात कर रहा था। पुलिस ने कहा था हाईजैकर का नाम डैन कूपर है, लेकिन रिपोर्टर ने जल्दी में या गलत सुनने की वजह से नाम लिख दिया DB कूपर। यह रिपोर्ट पब्लिश होती है, बाकी जर्नलिस्ट इसी रिपोर्ट को कोट करने लगते हैं। Daredevil thief called D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. और फिर ये नाम हिस्ट्री का हिस्सा बन जाता है। साइकोलॉजी में इस इफेक्ट को कहते हैं एंकरिंग बायस। मतलब जो पहली इंफॉर्मेशन हम सुनते हैं, हम उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, चाहे वो गलती क्यों ना हो। इस कंसेप्ट को बाद में ब्रेंडोलिनिस लॉ से भी जोड़ा गया, जो कहता है झूठ फैलाना बहुत आसान होता है, लेकिन उस झूठ को सही करना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। और वैसे भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाईजैकर अपना नाम असली ही बताए। तो नाम गलत हो या सही,
क्राइम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब FBI के सामने सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक था, क्या कूपर उस रात जिंदा बच पाया भी था या नहीं, क्योंकि कूपर ने जो किया पेपर पर देखो तो वो ऑलमोस्ट सुसाइड जैसा लगता है। रात के करीब 8 बजे का टाइम, पूरा अंधेरा, नीचे कुछ भी क्लियर दिखने का कोई चांस नहीं था। प्लेन 10,000 फीट की हाइट पर था और जिस एरिया के ऊपर से कूपर ने जंप किया वो वॉशिंगटन स्टेट का साउथ वेस्ट हिस्सा था। नीचे थे डेंस पाइन फॉरेस्ट, लेक्स और गहरी घाटियां, ऐसे एरियाज जहां दिन के उजाले में भी चलना मुश्किल होता है, और कूपर ने वहां रात के अंधेरे में जंप किया। कंडीशंस और भी खराब थी। वेदर रिपोर्ट के मुताबिक उस रात बारिश होने वाली थी, हेवी क्लाउड्स थे, विजिबिलिटी ऑलरेडी लो थी, और कूपर ने जो कपड़े पहने हुए थे वो किसी पैराशूट के जंप के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं थे। न वार्म जैकेट, न प्रोटेक्टिव गियर, सिर्फ एक सूट, शर्ट और शूज। इस सब के ऊपर एक और प्रॉब्लम थी, वेट। जो केस कूपर को दिया गया था वो लगभग 10 किलो के आसपास का था, और उसने वो केस अपनी बॉडी के साथ स्ट्रैप किया हुआ था। मतलब जंप के वक्त उसके पास एक्स्ट्रा लोड भी था। एक्सपर्ट के हिसाब से और भी एक चीज थी जो सिचुएशन को और खतरनाक बनाती है, विंड स्पीड। एस्टिमेट ये था कि जिस मोमेंट पर कूपर ने जंप किया प्लेन की स्पीड लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी। इस स्पीड पर जंप करना प्रोफेशनल स्काई डाइवर्स के लिए भी एक्सट्रीमली रिस्की होता है। और कूपर के केस में एक और डेंजर था, कोल्ड। नवंबर के महीने में इस रीजन में टेम्परेचर काफी लो होता है। अगर कूपर जंप के बाद किसी लेक या रिवर में गिरा होगा तो कुछ ही मिनट्स के अंदर उसे हाइपोथर्मिया हो सकता था। इतने ठंडे पानी में जिंदा रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ऊपर से बॉडी पर लगा हुआ एक्स्ट्रा वेट उसके लिए तैरना और भी मुश्किल बना देता। इसीलिए इनिशियल इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि इस बात का कोई रियलिस्टिक चांस नहीं है कि कूपर जिंदा बचा हो। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। कुछ ऐसे फैक्ट सामने आते हैं जो इस कंक्लूजन को हिला देते हैं। हाईजैक के बाद जब कूपर की स्टोरी मीडिया में फैली तो और भी क्रिमिनल्स ने इसी आइडिया को कॉपी करने की कोशिश की। कम से कम 5 ऐसे केसेस हुए जहां हाईजैकर ने बिल्कुल कूपर के जैसे पैराशूट के साथ प्लेन से जंप किया, और सरप्राइजिंग बात यह थी कि उनमें से सबके सब जंप के बाद जिंदा बच गए। एक एग्जाम्पल था मार्टिन मैकनेली का। 24 जून 1972 उसने भी एक बोइंग 727 हाईजैक किया। डिमांड रखी $5 लाख और मेथड बिल्कुल कूपर की जैसा। प्लेन हवा में उतरा, पैराशूट लिया और रियर स्टेयर से जंप कर दिया। मैकनेली के केस में प्लेन की स्पीड 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच थी, मतलब कूपर के जंप से भी ज्यादा खतरनाक। लेकिन फिर भी मैकनेली सिर्फ एक रिजर्व पैराशूट के साथ अपनी जंप सरवाइव कर गया। एक और केस था जनवरी 1972 का, रिचर्ड लपॉइंट। उसने तो जनवरी के फ्रीजिंग वेदर में सिमिलर कपड़ों के साथ जंप किया और स्नो में सेफ लैंडिंग भी कर ली। लेकिन ये दोनों हाईजैकर्स बाद में पकड़े गए, इसलिए इनकी स्टोरीज हमें पता है। यहीं पर FBI को अपने असम्पशंस पर दोबारा सोचना पड़ा। अगर ये लोग कूपर से भी ज्यादा खराब कंडीशन में जंप सरवाइव कर सकते हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा कि कूपर भी जिंदा बच सकता था। स्पेशली जब एक और बात को कंसीडर किया गया, जब टीना मैकलो ने कूपर को पैराशूट्स दिए तो उन पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी, लेकिन कूपर ने उस इंस्ट्रक्शन को देखकर सिर्फ इतना कहा, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसे पैराशूट यूज करना आता है। ये लाइन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन गई, क्योंकि ये सजेस्ट करती है कि कूपर पैराशूटिंग से बिल्कुल अनजान नहीं था। जब FBI ने यह मान लिया कि कूपर जिंदा बच सकता है तो इन्वेस्टिगेशन का सबसे क्रिटिकल सवाल यह बन गया, वो जमीन पर आखिर उतरा कहाँ? क्योंकि अगर लैंडिंग स्पॉट मिल जाता तो या तो बॉडी मिल जाती या पैराशूट का कोई हिस्सा या फिर पैसों का कोई भी निशान, और यहीं से सबसे मुश्किल फेज शुरू होता है। प्रॉब्लम यह थी कि कूपर का जंप किसी फिक्स पॉइंट से नहीं हुआ। प्लेन मूव कर रहा था, स्पीड चेंज हो रही थी, विंड डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं थी, एल्टीट्यूड अलग अलग हो सकता था, और सबसे बड़ी बात रात का अंधेरा। इन सब चीजों को छोड़कर एक एग्जैक्ट पॉइंट निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर भी FBI ने एक बेस्ट एस्टिमेट निकाला। उनका मानना था कि कूपर वॉशिंगटन स्टेट के साउथ वेस्ट रीजन में कहीं पर लैंड हुआ होगा, लेक मेरविन के आसपास का एरिया। सर्च ऑपरेशन नेक्स्ट दिन से ही शुरू हो गया। हेलीकॉप्टर्स, ग्राउंड टीम्स, डॉग्स, पुलिस और FBI हर पॉसिबल जगह पर चेक कर रहे थे। उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था,
कोई बॉडी मिल जाए, कोई पैराशूट का पीस मिल जाए या फिर $20 का एक भी नोट मिल जाए, क्योंकि उन पैसों में एक बहुत ही बड़ी खास बात थी। जो $2 लाख कूपर को दिए गए थे वो सारे $20 के नोट्स थे और हर एक नोट का सीरियल नंबर बैंक ने रिकॉर्ड कर रखा था। FBI ने इन सीरियल नंबर्स की लिस्ट पूरे देश में सर्कुलेट कर दी। बैंक्स, कैसीनोस, रिटेल स्टोर सबको क्लियर इंस्ट्रक्शन थी, अगर इन सीरियल नंबर्स का कोई भी नोट कहीं भी दिखे तुरंत FBI को इन्फॉर्म करो। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम थी, सर्च एरिया, एग्जैक्ट जगह का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, इसलिए FBI ने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने का डिसीजन लिया। सेम टाइप का बोइंग 727 प्लेन, सेम फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशन, सेम स्पीड, सेम एल्टीट्यूड और उस प्लेन से एक 91 किलो का वेट रियर स्टेट्स के थ्रू बाहर पुश किया गया। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, देखा जाए वो वेट जमीन पर कहाँ जाकर गिरता है। इस एक्सपेरिमेंट से इन्वेस्टिगेटर को थोड़ा बेटर आइडिया मिला कि कूपर किस जनरल जोन में लैंड किया होगा। इसके बाद सर्च और एग्रेसिव हो गई। लोकल फार्म हाउसेस, डोर टू डोर सर्चेस, पुलिस ऑफिसर घर घर जाकर लोगों से पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने कुछ अनयूजुअल देखा। लेक मेरविन में पेट्रोल बोट्स चलने लगी। एक प्राइवेट कंपनी ने तो अपनी सबमरीन तक सर्च के लिए यूज की। 200 फीट की गहराई तक लेक के अंदर स्कैन किया गया। एक्सपेक्टेशन थी कि या तो पैसा मिलेगा या पैराशूट का कोई हिस्सा या फिर कोई ह्यूमन रिमेन्स, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद FBI ने एक और स्टेप लिया। उन सीरियल नंबर्स को लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया गया और एक रिवॉर्ड अनाउंस किया गया। जो भी पहला इंसान इन सीरियल नंबर्स का कोई भी नोट लेकर आएगा उससे कैश रिवॉर्ड मिलेगा। यह ऑफर 3 साल तक चला, लेकिन 3 साल तक एक भी नोट सामने नहीं आया। इस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक बात क्लियर हो गई, या तो कूपर वहीं कहीं मर चुका है या फिर वो इतना केयरफुल था कि उसने एक भी नोट कभी सर्कुलेशन में आने ही नहीं दिया। और फिर 8 साल बाद अचानक से एक ऐसी डिस्कवरी होती है जो इस पूरे केस को एक नया डायरेक्शन दे देती है और वहीं से कहानी का पहला बड़ा राज सामने आता है। 1979 कोलंबिया रिवर के किनारे रेत के अंदर कुछ ऐसा मिलता है जो FBI ने 8 साल से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। $20 के करेंसी नोट्स, पुराने गले हुए रबर बैंड के साथ बंधे हुए। जब उनके सीरियल नंबर्स चेक किए जाते हैं तो एक बात कंफर्म हो जाती है, ये वहीं पैसे थे, वहीं एग्जैक्ट नोट जो 1971 में DB कूपर को दिए गए थे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, ये पूरे पैसे नहीं थे, सिर्फ $5,800 थे। और इसी एक नंबर ने इस पूरे केस को और ज्यादा डेंजरस बना दिया, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि कूपर जिंदा था या नहीं, सवाल ये था बाकी के पैसे गए कहाँ।